शरत इस समय अखंड राजनीति में डूबे हुए थे। साहित्य और परिवार की ओर उनका ध्यान नहीं था। उनकी पत्नी और उनके सभी मित्र इस बात से बहुत दुखी थे। क्या हुआ उस शरत को जो साहित्य का साधक था, अड्डा जमाने में सिद्धहस्त था, भद्र भेलू और प्राणप्रिय पक्षी के लिए कुछ भी करता था। राजनीति ने उसने अ, राजनीति ने उस असली शरत चंद्र को ग्रस्त लिया, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं लिखते हो, ऐसी बात भी नहीं है। शरत ग्रंथावली जो था, उसके 5वें खंड के अलावा नारी का मूल्य संदर्भ देना पावना उपन्यास इसी काल में प्रकाशित हुआ। श्रीकांत का तीसरा पर पाथे दावी नव विधान जागरण, ये 4 उपन्यास भी उन्होंने इसी काल में लिखना शुरू किया। इसी काल में प्रकाशित हुई उनकी 2 प्रसिद्ध कहानियां महेश और अभागी का स्वर्ग। इसके अलावा उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण और कुछ लेख भी इसी काल में प्रकाशित हुए और इसी काल में प्रकाशित हुआ श्रीकांत प्रथम पर्व का अंग्रेजी अनुवाद। ये अनुवाद केसी सेन और थियोडोसिया टॉमसन ने किया था। भूमिका लिखी थी ईजे टॉमसन ने। प्रकाशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। देना पावना के साथ एक मधुर कहानी जुड़ी है। प्रसिद्ध नाटक शिरोध प्रसाद विद्या विनोद बिंदी का लल्ला पढ़कर बिगड़ उठे थे। ऐसा लगता है कि वो उसे बिना पढ़े ही बिगड़ पड़े थे, क्योंकि श्री यतीन्द्र मोहन सिंह ने अपनी पुस्तक साहित्य की साहित्य की स्वास्थ्य और रक्षा में उन्हें अनीति प्रचारक प्रमाणित करने में प्राणपण से चेष्टा की थी, परंतु जब उन्होंने दत्ता पढ़ा तो वे मुग्ध हो गए। उसके बाद पढ़ा देना पावना। कैसी भाषा कैसा चरित्र चित्रण, वे अभिभूत हो गए। उन्होंने नलिनीकांत सरकार से कहा, मैं शरद बाबू से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किस लिए? कहा उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन। वही ज्येष्ठ साहित्यकार इससे अधिक और क्या कहते। और सचमुच जब वे दोनों मिले तो छिरोद बार ने शरद को ऐसी छाती में भर लिया जैसे अब अलग ही नहीं होंगे। इस काल को उनकी रचनाओं पर स्पष्ट ही उनकी राजनीति का भीतर का प्रभाव था। उनके मस्तिष्क में अनुभव का विशाल कोष था जो उन्हें प्रेरणा और सूझ देता। गरीबी, मजदूरों के अत्याचार, स्वाधीनता के प्रति अदम्य आकांक्षा की इन रचनाओं का प्रस्फुटन हुआ। महेश कहानी को पढ़कर श्री अरविंद ने लिखा था, विस्मित कर देने वाली रचना शैली, महान सृष्टा शिल्पी जो मानव हृदय में गंभीर आवेग पैदा करने में सक्षम। आश्चर्य ये कहानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता प्राप्त सरकारी मक्तब प्रचार करने वाली पत्रिका पल्ली श्री में प्रकाशित हुई थी। इसे पढ़कर एक हिंदू जमींदार ने आक्षेप किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता प्राप्त पत्र में ऐसी कहानियां नहीं छपनी चाहिए। इससे प्रजा जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, अर्थात देश का सर्वनाश होगा। ये कहानी इस पत्र में कैसे छपी, इसका एक इतिहास है। शरद बाबू के पड़ोसी थे अक्षय बाबू। अक्षय बाबू हुगली गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक थे। वे पल्ली श्री के संपादक होने को मजबूर थे। उन्हें शरद बाबू से एक कहानी देने की प्रार्थना की थी। वही कहानी थी महेश। शरद बाबू शायद उस क्षण ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये कहानी उनके साहित्य की नहीं, विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कृति होगी। लेकिन अक्षय बाबू अवश्य इस तथ्य को समझ गए थे। वे नहीं चाहते थे कि इतनी सुंदर कहानी ऐसे पत्र में छपे, इसलिए उन्होंने स्वयं इस बात की व्यवस्था की कि महेश पल्लीश्री के साथ साथ उसी महीने बंगवाड़ी में भी प्रकाशित हो। अभागी का स्वर्ग में शरदचंद्र ने गरीबी से पीड़ित दूल्हे समाज का दारू चित्र अंकित किया। उनके मुर्दों के लिए लकड़ी का विधान नहीं, लेकिन कंगाली की माँ की साध थी चिता पर जलकर स्वर्ग जाने की। वो साध पूरी ना हो पाई, गड्ढे में दब कर ही उसे गति पानी पड़ी। अपने हाथ से रोपे हुए पेड़ वो भी वे लोग ना काट सके। नीच जाति के दूल्हे कहीं ब्राह्मण कायस्थ, कहीं बराबरी कर सकते हैं। पाथेता भी उनके अपने राजनीतिक विश्वास का प्रतीक है। अपने आवारा जीवन में उन्होंने अनेक देशों की जो यात्रा की थी, उसका अनुभव ही मानो उसमें संचित था। जिस समय वे इसे लिख रहे थे उस समय उनके सामने बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन तो था ही, सुप्रसिद्ध रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ भी था। वे मानते थे कि गोर्की की रचनाएं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की जैसी पकड़ उनमें है वैसी ना दास्तावेस्की में पाई जाती है और ना किसी और में। उन्होंने उनका अभी प्रकाशित कहानी संग्रह क्रिचर टैट वेंस मैन पढ़कर कहा था, इन कहानियों में जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, नई भावधारा, नई शैली, नई टेक्निक, गोर्की मानवता के लिए एक नया संदेश लेकर आए हैं। इलाचंद जोशी ने लिखा है, तब वह पतित नारियों से संबंधित युग पार कर चुके थे और अपने रचना काल के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे थे। पाथेदावी की कुछ परिच्छेद वो लिख चुके थे और अब वो उसे नया मोड़ देना चाहते थे, बल्कि गोर्की उन पर बड़े जोर से हावी हो रहे थे। पाथेदावी पर निश्चय ही गोर्की का प्रभाव है। दोनों के जीवन में भी किसी सीमा तक साम्यता है। दोनों ने बहुत दिन तक आवारगी का जीवन बिताया था। दोनों ने जीवन को सचमुच बहुत पास से देखा था। दोनों ही मुक्ति आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। व्यक्तिगत रूप से अहिंसा के पथ के प्रतीक होने पर भी शरदचंद्र देश की मुक्ति के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने वालों को सच्चे मन से प्यार करते थे। राजनीतिक अभिज्ञता का प्रमाण उनके असमाप्त उपन्यास जागरण से भी मिलता है। लगभग 2 वर्ष तक वह वसुमती में छपता रहा, लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर पाते तो निश्चय ही यह उपन्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए नहीं कि उनकी शैली प्रौढ़ है, बल्कि इसलिए भी कि उनमें जो राजनीतिक विचार प्रकट हुए वो मानो भविष्यवाणी के रूप में है। साहित्यिक महाकाल का स्वामी होता आने वाले युग की कल्पना उनके लिए असाध्य रही है।
इस उपन्यास में एक स्थान पर नायिका का जमींदार पिता कहता है, प्रजा की मन स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया है। अब यह चाहे शिक्षा का परिणाम हो, चाहे युग धर्म का हो, चाहे जमींदारों के अत्याचार का नतीजा हो, जनता अब जमींदारी प्रथा का नाश चाहती है। 2 रोज पहले या 2 रोज बाद जमींदारी मिटेगा जरूर, जमींदारी को विदा होना होगा, तुम किसी भी तरह इसे बचा लो। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बारे में इतना स्पष्ट मत उस समय शायद किसी भी कथाकार ने व्यक्त नहीं किया था। न जाने क्यों वो इसे पूरा नहीं कर पाया, शायद अपने चिरसंगी आलस्य के कारण, शायद इस कारण भी कि देशबंधु की मृत्यु के बाद उनका मन राजनीति में रहा ही नहीं। पाथेय तापी भी बड़ी कठिनता से बंगबाड़ी के बार-बार आग्रह करने पर कई वर्ष में ये पूरा किए थे। नव विधान पुराने ढर्रे की पुस्तक है, जिसमें नई साहबी सभ्यता के विरोध में प्राचीन हिंदू रीति रीति नीति कर्मकांड ही नहीं, जय पताका भी फहराई गई है। शायद शरद बाबू स्वयं इस बात को समझते थे। एक दिन असमंजस मुखोपाध्याय ने उनसे पूछा, अपनी पुस्तकों में सबसे प्रिय पुस्तक आपको कौन सी लगी? तो उन्होंने कहा, नवविधान। फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोले, अचरज हुआ ना, इस पुस्तक का कोई आदर नहीं करता, इसलिए मैंने अपनी इस अनादृत रचना का नाम लिया है। देखो, तुम भी लेखक हो, तुम्हारे लेखन में भी अच्छा बुरा और साधारण सब है। साहित्यिक मान्यताओं की चर्चा करने उनके पास अनेक व्यक्ति आते थे। उन्हीं में थे हिंदी के एक नवयुवक लेखक इलाचंद जोशी। सरनचंद में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। बहुत खोज करने पर भी एक दिन उनका मकान ढूंढ सके थे। पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक अधेड़ सज्जन दातुन कर रहे हैं। जोशी जी ने कहा, मैं शरद बाबू से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, कहिए क्या काम है? मैं ही हूँ। अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर संकोच भरे स्वर में जोशी ने कहा, आपकी रचनाएं पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत दिन से मिलने की तीव्र इच्छा थी, आज पूरी हुई। सहसा उन्हें बीच में रोककर वे सज्जन बोले, ओ, आप उपन्यासकार शरद चाटजू से मिलना चाहते हैं? वे उस तरफ रहते हैं। वाह, जो उस गली की बाईं ओर लाल मकान दिखाई दे रहा वहीं। तो ये सज्जन भी उनके प्रिय शरत नहीं है? निराश मन जोशी जी उस घर चल पड़े। बताए हुए मकान पर पहुंच गए। बरामदे में जा खड़े हुए। सामने एक छोटा सा कमरा था। 3-4 व्यक्ति एक मेज को घेर कर बैठे, शतरंज खेलने में व्यस्त। जोशी ने वहीं से पुकारा, क्या विख्यात उपन्यासकार शरद बाबू इसी मकान में रहते हैं? आवाज सुनकर एक अधेड़ सज्जन ने, जिनके सिर के आधे बाल पक चुके थे, दाढ़ी मूंछ साफ थी, केवल चेहरे पर सफेद बालों की खूंटियां दिख रही थी, धोती पहने, शतरंज में खेल में दिलचस्पी ले रहे थे, सिर उठाकर उनकी ओर देखा। कहिए, आप कैसे आए? आइए बैठिए। जोशी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, मुझे उन्हीं से कुछ काम है। बैठिए, मैं ही हूँ शरद, विख्यात उपन्यासकार शरद। एक बार धोखा खा चुके थे, इसलिए जोशी जी ने यह अटपटा प्रश्न किया। शरद बड़ी शालीनता से मुस्कुराए, हाँ, एक प्रकार से विख्यात ही हूँ। वही एकांत नहीं था, वहाँ एकांत नहीं था। जोशी जी को संकोच हो रहा था, इसलिए शरद बाबू बोले, चलिए, मेरा मकान पास ही है, वहीं चलते हैं। तो वह भी उनका मकान नहीं था। जब शरद बाबू अपने मकान पर पहुंचे तो जोशी जी को देखते ही भेलू विकट स्वर में भौंकने लगा। शरद के प्रेम पूर्वक डांटने पर ही वो चुप हो गया। जिस कमरे में वो जाकर बैठे, वहाँ वैसे तो काफी बड़ा था, पर ना तो उसमें कोई विशेष फर्नीचर, ना कोई दूसरे प्रकार की साज सज्जा, कुछ कुर्सियां, बेंच, यही सभी थी। ये सब कुछ वहाँ था, लेकिन था एकांत। अच्छा लगा। दोनों आराम से एक दूसरे के सामने बैठ गए। तभी एक नौकर हुक्का भर कर ले आया। शरद ने बड़े आराम से उसे गुड़गुड़ाते हुए प्रेम भरे शब्दों में कहा, अब गई है। जोशी जी यद्यपि पहली बार मिल रहे थे, लेकिन पूछने को उनके पास बहुत कुछ था, और बातें करने में तो शरद पटु थे ही। ना जाने किन किन विषयों पर चर्चा हो जाए। सती तो नारी तो, श्रीकांत, अन्नादि अन्नदा, उपन्यास का यथार्थ और जीवन का यथार्थ, एक के बाद एक जोशी जी प्रश्न पूछते गए। कला के संबंध में अपना मत बताते हुए शरद ने कहा, हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया, इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में ये भावना न हो, उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा। मैंने कला को कभी घृणा कौतुक के रूप में नहीं देखा, मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में देखता हूँ। अपने अतीत जीवन की अनेक कहानियां भी शरद ने उन्हें सुनाई। इस अवसर पर रविंद्र की चर्चा होना भी स्वाभाविक था। जोशी जी ने पूछा, आपने बहुत सी रचनाओं में वेश्याओं और तथाकथित असत्य नारियों को नायिकाओं के रूप में चुना है, इसका कारण क्या? आपकी व्यक्तिगत रुचि अथवा किसी विशेष आदर्शात्मक उद्देश्य से आप प्रेरित होकर इनको जिन इन चरित्रों की अवतारणा की है? शरद ने सहज भाव से उत्तर दिया, दोनों बातें हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे चरित्रों के घने संपर्क में आया, और उसी कारण मैंने अत्यंत तीव्रता से यह अनुभव किया कि वे वेश्याएं समाज की सबसे अधिक शोषित और सबसे अधिक अत्याचार पीड़ित नारियां हैं। आर्थिक विषमता के कारण वे जिस प्रकार का गंदा घृणित समाज जीवन बिता रही है, उससे उबरने के लिए वे जाने अनजाने सब समय छटपटाती हैं। उनकी ये छटपटाहट देखने का संयोग सबको सब समय नहीं मिलता, पर जब कभी किसी को किसी कारणवश ये सुयोग मिल जाता है, तब वो उसे जीवन भर नहीं भूलता। उनके अंतर के इस मूल विद्रोह को वाड़ी देने का निश्चय मैं बहुत पहले कर चुका था, और अपने इस मिशन को कार्यान्वित करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी। जोशी जी ने कहा, एक बार रविंद्र ने अपने एक लेख में आप पर चींटी कसते हुए लिखा था कि कला विशुद्ध आनंद मूलक सौंदर्य से संबंध रखती है। इसका निवास चितपुर की गंदी गलियों में नहीं होता, बल्कि वाड़ी के अकुलिश मंदिर में। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? शरद
शरद बाबू बोले, उस लेख में किसी अज्ञात कारण से रविंद्र उलझ गए, नहीं तो उनके समान महान दृष्टा कला के क्षेत्र और उद्देश्य की व्यापकता के संबंध में अपरिचित हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इस लेख में उन्होंने स्वयं अपनी पिछली बातों का खंडन किया। इसमें संदेह नहीं कि वे आनंद मूलक सौंदर्य के कवि रहे, और हाँ, मैं साथ ही साथ दुख, दैना भाव, शोषण और अत्याचार से पीड़ित जीवन के कठोर वास्तविक पहलू की उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की। जिस कवि ने अपनी एक कविता में वेश्याओं और दूसरी पतिता स्त्रियों को सती शिरोमणि माना है और पतिता शीर्षक कविता में एक वेश्या के अंतर में निहित देवत्व को अत्यंत मार्मिक सुंदरता से प्रस्फुटित किया हो, वो आज कहे कि चितपुर की गंदी गलियों से कला का कोई संबंध नहीं, ये संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस लेख के पीछे कोई रहस्यमय कारण है। ये कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है। वह व्यक्तिगत कारण क्या था, कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता, पर हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार ऋषि कुमार अपनी पूर्ण दृष्टि के स्पर्श से पतिता के अंतर में सोए देवता को जग देते, उसी प्रकार देवदास की चंद्रमुखी के अंतःस्थल में सोया देवता चरित्रहीन पर सरल प्राण देवदास की निष्कपट आत्मा के स्पर्श से ही जाग उठता है। सरल साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है, पर उनमें और कविगुरु में एक अंतर है। रविन्द्रनाथ देवत्व को जगाने के लिए तपोवन का पवित्र वातावरण उपयुक्त समझते हैं। ये वही वाला तपोवन है जो बचपन में अपने मामा को, जो सुरेंद्र मामा को ले गए थे, तो ये कहते हैं कि रविन्द्रनाथ देवत्व को जगाने के लिए तपोवन का पवित्र वातावरण उपयुक्त समझते हैं। शरद उसी देवत्व को चितपुर की गंदी गलियों में खोज लेता है। ये अंतर अभिजात्य और ब्रात्य संस्कारों का है। शरद इसी कारण हीन ना होकर कुछ महान ही प्रमाणित होते हैं। रविन्द्रनाथ आनंद मूलक सौंदर्य के कवि थे। साहित्य के माध्यम से वह विश्व मानव की खोज करना चाहते थे। इसके विपरीत शरद अपनी धरती से चिपके हुए थे। इसी कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर एक दिन दोनों में तीव्र मतभेद हो गया। लेकिन ये सब होने पर भी अपने गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा तनिक भी धूमिल नहीं हुई। गुरुदेव उनमें बहुत प्रसन्न थे। ये सुनकर उन्हीं दिनों उन्होंने एक पत्र लिखा था, श्री चरणेशु। लड़की से सुना था कि आप मुझसे अतिशय असंतुष्ट हैं। उत्तेजना में आपके गुस्से में हो सकता है कि आपके बारे में कोई मिथ्या बात कही हो, लेकिन जो व्यक्ति इसकी सच्चाई झूठाई की जांच करने आपके पास गए थे, उन्होंने भी कुछ कम अपराध नहीं किया है। इंग्लैंड के बर्ताव से आप क्षुब्ध हुए और सब कुछ वही पंजाब वाली चिट्ठी के लिए उसके ना लिखने से यह सब नहीं होता। इन बातों को मैंने उस समय ठीक ठीक कहा था। मुझे याद नहीं, आमतौर पर मैं बनाकर झूठ नहीं बोलता, पर बोलना एकदम असंभव है ऐसा भी नहीं है। कम से कम इन बातों को अवश्य ही कहा। इस पर विलायत से लौटकर आप बहुत बदल गए और बंगाल के लोगों के प्रति आपका पहला स्नेह और ममत्व अब नहीं है। चरखा, सहयोग आदि पर आपकी तनिक भी आस्था, ये विश्वास नहीं इत्यादि। आपके पास एक दिन गुस्से में ही चला आया, उसके बाद शायद झूठी बातों का प्रचार हुआ। शायद मेरे मन में यह भाव था कि लोग गलत समझते हैं या नहीं। आपके प्रति मैंने बहुत अपराध किया, पर प्रथम अपराध होने के कारण मुझे क्षमा करेंगे। आपके सिवा और किसी बड़े आदमी के यहाँ मैं जानबूझकर कभी नहीं जाता, पर मेरे लिए उसका रास्ता भी मेरे अपने ही दोस्त से बंद हो गया। सोचने पर दुख होता है। आपके अनेक शिष्यों में मैं भी एक था। उन्हीं की तरह इतने दिनों तक मैंने भी कभी आपकी निंदा नहीं की, लेकिन इस बार क्यों सामत आई मैं नहीं जानता। 3 दिन बाद फिर लिखा, श्री चरणेशु, क्षुद्र स्वार्थ के लिए आप देश का अमंगल करेंगे, इतनी बड़ी निंदा अगर की है वो तो उसके बाद चिट्ठी लिखकर आपसे क्षमा मांगने जाना केवल विडम्बना ही नहीं है, आपका विद्रूप करना भी है। अतएव आपके पत्र का स्वर इतना कठोर हुआ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भारी अपराध के बाद जिन लोगों ने आप तक पहुंचाई, उन्होंने कहीं इसकी सीमा तक नहीं छोड़ी। इसके बाद मैं क्या कहूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने देश में शरद बाबू निश्चय ही धनवान हो गए थे, परंतु बहुत कम लोग ये जानते थे कि उनका वह पैसा कैसे खर्च होता था। एलायंस बैंक ऑफ इंडिया उनका प्रिय बैंक था। उनकी सब जमा पूंजी इसी बैंक में सुरक्षित होती। उनके कहने पर आसपास के सभी किसान और परिचित व्यक्ति इस बैंक में पैसे जमा करवाते। अचानक वही बैंक एक दिन फेल हो जाता। शरदचंद बड़ी परेशानी में पड़ जाते। वे अपना मकान बनवा रहे थे, वह अभी पूरा भी नहीं हुआ, उनकी लेकिन उसकी उन्हें इतनी चिंता नहीं थी जितना इन व्यक्तियों की कि वे बेचारे अपना सब कुछ लौटाकर सड़क पर खड़े थे। शरद बाबू उनकी ये दुर्दशा नहीं देख सके। वैधानिक दायित्व न होते हुए उन्होंने निश्चय किया कि यदि ये बैंक पैसा ना दे तो उन्हें ही उनकी पाई पाई चुकता करनी होगी। अपने इस विचार को व्यावहारिक रूप देने में उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ सकता, लेकिन सौभाग्य से उस बैंक में जिन लोगों के पैसे थे, उनमें अंग्रेजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस कारण सरकार ने बैंक की सहायता की और सभी लेनदारों को अपनी जमा पूंजी का 50% वापस मिल गया। फिर भी शरद को उनका शेष रुपया चुकाने के लिए काफ़ी भार उठाना पड़ा। अचानक इसी समय उनके मित्र और रविन्द्रनाथ के बाद जिनका नाम लिया जा सकता है, बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि सत्येंद्र नाथ दत्त, उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद स्वयं कवि गुरु ने इंग्लिश में किया था। उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो सभा सरस्वती इंस्टीट्यूट की ओर से थी, वो सब कल हाल में नियोजित हुआ। उनका सभापति शरद चंद्र को करना था। भाषण देने में वो बहुत घबराते थे, लेकिन इस बार वे किसी भी तरह बच नहीं सके।
उन्हें यह पद स्वीकार करना ही पड़ा, शायद इसलिए भी कि सत्येंद्र के प्रति उनके मन में एक सहज ममता थी। फिर भी वे सभा में नियत समय पर नहीं पहुंच सके। काफी देर हो जाने पर जब एक वृद्ध सज्जन को अध्यक्ष के आसन पर आकर बिठाकर कार्रवाई शुरू हुई, तभी वे आते हुए दिखाई दिए। अस्थायी सभापति ने तुरंत उनके लिए कुर्सी छोड़ दी। बारंबार मना करने पर भी वे नहीं माने। शरद को बैठना ही पड़ा। एक एक करके जब सभी वक्ता बोल चुके, तब सभापति की हैसियत से वो बोलने के लिए खड़े हुए। मेज पर दोनों हाथ रखकर उन्होंने अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाया। उसके बाद स्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए शुरू किया। कुछ क्षण बाद शायद उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने स्वर को ऊंचा करते हुए कहा, हाँ ठीक है, सत्येंद्र नाथ की मृत्यु से आज हमारे बंगीय साहित्य समाज में शोक सागर उमड़ रहा है। हम लोग कुछ समय के लिए खूब खूब रो ले, बस हमारा कर्तव्य समाप्त हुआ, चलिए अब सब लोग घर चले। सुनने वाले अवाक होकर देखते रह गए, लेकिन शरद बाबू बोलते जा रहे थे। आज हम लोगों ने आविष्कार किया है कि सत्येंद्र कितने प्रिय कवि थे। आज उनके लिए जगह जगह साहित्यिक सभाएं हो रही है, पर जब वे जीवित थे तब कभी किसी सभा के संयोजक को इतना तक नहीं सोचा कि सत्येंद्र भी किसी साहित्य सभा के अध्यक्ष होने की योग्यता रखते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को या बड़े बड़े पदाधिकारियों को सभापति बनाया जाता था। साहित्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का मार्ग, उनके ग्रंथों का पाठ करना। सत्येंद्र बाबू की पुस्तकें आपने से किसने किसने अभी तक पढ़ी है, ये पता लगाने पर ही उनकी श्रद्धा का हिसाब लगाया जा सकता है। बहुतों को तो उनकी सब पुस्तकों के नाम का भी पता नहीं होगा, लेकिन उनकी रचनाएं पढ़े बिना ये पता लगाने कि वे कितने बड़े कवि थे बड़ा कठिन है। मनोज बाबू ने उनके बारे में बहुत देर तक भाषण किया। शायद इन्होंने उनको पढ़ा होगा। और भी बहुत से व्यक्ति बोले थे, अच्छा ही बोले थे। नजरुल ने गीत गाया था, अच्छा ही गाया था। नलनी, इस बार तुम गाओ, अच्छा ही गाओगे। बड़ी कठिनता से वे इतने शब्द कह सके थे, लेकिन ऐसे अवसर पर भी वे स्पष्टवादिता से बाज नहीं आए। सत्य के प्रति उनकी यह निर्भीकता उन्हें अच्छा लेखक ही नहीं, अच्छा जो है मनुष्य भी प्रमाणित करती। वे मित्र जाति के व्यक्ति थे, लेकिन सभा समितियों से उन्हें बहुत अरुचि थी। उनके बचपन के मित्र विभूति भूषण भट्ट और उनके बहन निरुपमा देवी, जो लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी, बहरामपुर में रहते थे। उनसे मिलने के लिए एकाध बार वो गए। जहाँ भी वे जाते लोग उनको घेर लेते। यहाँ भी उनके सम्मान में एक संवर्धन सभा भी हुआ था। महाराज कुमार श्री सचचंद नंदी उन्हें वोट पार्टी में उनकी राह देख रहे थे, पर उत्सव के राजा का कहीं पता नहीं था। वो तो चुपचाप कभी यतीन के साथ मुर्शिदाबाद देखने चले गए। सभा का समय 5 बजे, 3 बजे तक वो घूमते ही रहे। थक गए तो गंगा तीर पर जा बैठे। यतीन ने कहा, दादा अब लौटना चाहिए, 3 बज चुका है। शरद बोले, लेकिन सभा तो 5 बजे है। एक काम करो, 4 बजने दो। 4 भी बज गए, लेकिन बातों का अंत नहीं आ रहा था। यतीन ने फिर कहा, दादा अब नहीं चलेंगे तो 5 हो जाएगा। शरद ने उत्तर दिया, तुमने कितनी सभाएं देखी, कोई सभा कभी ठीक समय पर शुरू हुआ? बैठो बैठो, सभा ही तो है। इसी समय गंगा में एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। बस वे उदास उठे। अपलक उसे देखते रहे और मनुष्य के जीवन दर्शन पर चर्चा करते रहे। यतीन की दृष्टि घड़ी पर थी, लेकिन शरद की दृष्टि उत्सव पर थी। और न जाने किस अदृश्य मिजाज की यतीन ने कहा, दादा 5 बजे। 5 बज गए। वो पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे। अब वहाँ जाकर क्या होगा? यतीन बोला, होगा दादा, सब राह देख रहे होंगे। उस निर्विकार भाव से सदन ने उत्तर दिया, तुम पागल हो गए हो। सवा 5 बजे है और वो लोग 6:30 बजे तक बैठे रहेंगे, मानो किसी को और कोई काम ही नहीं है, सब चले गए होंगे। अब वहाँ जाना व्यर्थ है। इसे तो अच्छा यही कि यहीं पे बैठे। ये मात्र एक ही घटना हो ऐसा नहीं है, बार बार वो ऐसा करते थे। वचन देकर ठीक समय पर घर से गायब। उस दिन ठीक दोपहर में नरेंद्र देव के घर जा पहुंचे। उन्होंने पूछा, इतनी दोपहर में, बात क्या है? अरे क्या बताऊँ, एक सभा में जाने की बात है, इसलिए भाग आया हूँ। वे लोग देख कर लौट जाएंगे, परंतु सोचेंगे क्या? जो चाहे सोचे, मैं नहीं जा सकता। लेकिन जाने की सम्मति दे चुके हैं ना। सम्मति क्या, मैंने मन से दी थी, जोर करके उन्होंने ले ली थी। कई वर्ष बाद हरिपद साहित्य मंदिर बाड़ागर पुरलिया के अधिवेशन में जाकर भी वे पूरी तरह योग नहीं दे पाए। सम्मेलन कई दिन चला, पर वे एकाध बार वहाँ गए। पूरे समय मामा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ गांगुली के पास रहे। इसे पल्ले सिरे की गैर जिम्मेदारी कहा जा सकता, पर साहित्यकार क्या किसी जिम्मेदारी को उठता है? शरद बाबू को इस आदर्श के पीछे अपनी सहज दुर्बलता को छिपाने का, जो उनके आवारा जीवन का ही एक अंग था, बड़ा अच्छा अवसर मिलता था। लेकिन यह मंतव्य क्या एकांगी नहीं? इतने लोकप्रिय लेखक को सभी अपने बीच में चाहते, उसकी सुविधा असुविधा की चिंता नहीं करते। ऐसी स्थिति में लेखक यदि बचने का उचित अनुचित कैसा भी मार्ग ढूंढ लेता, तो उसे निंदनीय नहीं कहा जा सकता। फिर शरद बाबू तो सभापतियों से सचमुच घबराते थे। भाषण यदि देना ही पड़ता तो बहुत धीरे धीरे बोलते, बोलते बोलते बैठ जाते, बैठते बैठते बोलते, फिर खड़े हो जाते। तो ये जो है स्थिति था उनके भी मन में कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें जो बनावटीपन है वो देख के एक दर्द होता है ना, जो एक कि लेखक की हैसियत से चीज़ें क्या कराई जा रही हैं, जो सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और जो चीज़ें आप प्रस्तुत उसमें कितना अंतर है। शरद कभी नियमित होकर नहीं लिख सके। उनसे लिखाया जाता था। पत्र पत्रिकाओं के संपादक घर पर आकर बार बार धरना देते कि लिख दो भाई, लिख दो, तो लिखते। भारतवर्ष के संपादक के बारे में कहते कि जो राय बहादुर जलधर सेन थे,
तो भारतवर्ष के संपादक राय बहादुर जल्दर सेन आते, शरद बाबू के सेवक भोला को पुकारते, अरे भोला चाले आ भीतर, बहू माँ को कह दे कि आज मैं यही नहाऊंगा खाऊंगा। इतना कहकर वे कपड़े उतारते और एक तकिए के सहारे लेट कर चुरुट पीने लगते। शरद बाबू सब कुछ देखते मुस्कुराकर पूछते, क्या बात है दादा, ये सब का क्या मतलब है? मतलब 5 बजे चाय पीकर जाऊंगा, तुम्हारा लेख भी लेते जाऊंगा, इसलिए अब समय व्यर्थ ना होकर लिखना शुरू करो। विचित्रा के लिए लेख लेकर आते श्री तुलसी जो रेल विभाग में काम करते थे, उपेंद्र नाथ स्वयं स्टेशन जाकर लेख ले आते थे। वे स्वयं इसलिए जाते थे कि जिससे शरद जो है उनका लिहाज करके सुस्ती ना करे। यदि ये लोग ऐसा ना करते तो उनके लिए लिखना असंभव होता। इसी बात की गवाही देते हुए उनकी कितनी ही रचनाएं आज समाप्त पड़ी रहेगी। काशी प्रवास में उनकी भेंट साहित्यकार श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय से हुई, शीघ्र ही वह भेंट प्रगाढ़ बंधुत्व में बदल गया। उन्हीं केदारनाथ ने अपनी पत्रिका प्रवास ज्योति में लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया। वे तुरंत उन्हें एक उपन्यास देने के लिए वचनबद्ध हो गए, लेकिन बार बार आग्रह करने पर केवल एक किस्त भेज पाए। उस समय एक बार एक पत्र में उन्होंने लिखा, आपके साथ मेरा व्यवहार काफी निंदनीय हो गया, लेकिन मजबूर होकर ही ऐसा हुआ है। आशा है भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं होगा। पहली बात ही बीमारी में बिस्तर पर पड़ा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब शरीर स्वस्थ हुआ तो दूसरे उपसर्ग दिखाई पड़े। आपके लिए रचना इस महीने भेज सकता था, पर भारतवर्ष में ना भेजने का आप लोगों को भी ना भेज सका। उनको ना देकर आप लोगों को देने से उनकी असीम व्यथा ही इन्हें पहुँचती, अपमान भी होता। इस महीने से फिर सब कुछ नियमित होगा। मुझे लेकर जो भी कोई कारोबार करते हैं उन्हें इसी तरह भुगतना पड़ता। मैं केवल खुद ही अन्याय नहीं करता और 5 आदमियों को विडंबित भी करता हूँ। इसे आप लोग निज गुण से क्षमा करें। स्वभाव, मैं जितनी जल्दी हो सकूँगा किस्त भेजने की कोशिश करूँगा। तो इनका स्वभाव था, अब या असमर्थता वो जाहिर भी कर देते। कहते हैं कि केदारनाथ अस्वस्थ है, इन्हें बाहर लेकर जाना ही होगा। मतलब वो कहते हैं कि कारण अनेक थे, होते ही हैं जो मसलिजी में होते हैं। इन्हीं जो बाबू थे उनके साथ वे काशी में गपशप करते करते दिन पर दिन बिता रहे थे। केदारनाथ अस्वस्थ थे, उन्हें बाहर लेकर जाना ही होगा। तांगे वाले का आदेश मिला 8 बजे आने का। वो आया, पर तभी तो चाय चल रही थी। तब नवयुवक मिलने आ गया। 12 बजे, 12 बज गए, अब क्या जाने का वक्त है? अच्छा 4 बजे आना। नाना डरी हुई, किराया पूरा मिलेगा। तांगे वाले 2 दिन ऐसे ही आते रहे और रात को 11 बजे पूरा किराया लेकर जाते। उनका बाहर जाना ना होना था ना हुआ। ऐसा व्यक्ति अगर अफीम भी खाता हो तो एक तो करेला, फिर नींद चढ़ा। एक और अवसर पर अपनी इस चिर परिचित असमर्थता की कैफियत देते हुए उन्होंने कभी गिरजाघर को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने अपने मन की बात कुछ अधिक स्पष्ट से कही। मुझे विश्वास है कि किसी और के सामने अपने दोषों का स्पष्टीकरण देने का कोई रास्ता हो या ना, तुम्हारे सामने तो है। कारण ये है कि तुम केवल किसी मासिक या साप्ताहिक के संपादक ही नहीं, स्वयं कभी भी हो, अर्थात सगोत्र हो। सजाती हो। साहित्य सेवा में जो आनंद और वेदना होती है उसको जानते हो। साहित्य सेवी की दुरावस्था को भी पहचानते हो। तुमको ये बताना नहीं होगा कि साहित्यकार का भाव और अंतर दोनों एक सूत्र में गुथे हुए होते हैं या नहीं। एक ही प्रमाण से दूसरे पर विचार हो सकता नहीं। ऐसी विडंबना भी होती है कि जब शरीर स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन मन एकदम दिवालिया हो जाता है। मस्तिष्क को उठता है बिल्कुल रेगिस्तान, उनको हिलाने डुलाने से भाव के भाव बदले जाते हैं। कैफियत नाना प्रकार से दी जा सकती है, दी भी जाती है। और फिर शरत ने कहा, तुम्हारे पत्र में मैं निश्चय लिखूंगा। आश्वासन पाकर नन्ही बाबू धन्य हो गए। एक सप्ताह बाद वो पहुंच आए। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बातों का भी कोई अंत नहीं हुआ। सन्यासी दल की कथा, वेश्यालय में रहने की कथा, यात्रा दल, गाना बजाना, नाटक, अतीत के जीवन की कितनी किंवदंती है, उन्हें नलिनी बाबू को सुना डाली। विदा के समय नलिनी ने पूछा, दादा मेरे लेख की बात तो याद है ना? उत्तर दिया, खूब याद है, तुम्हें एक लेख दूंगा। दिन बीते, महीने बीते, नलिनी आते रहे, आतिथ्य स्नेह होता रहा, लेकिन उन्हें मिला नहीं कुछ। उसी शाम में शरद बाबू ने कहा, निश्चय ही लेख दूंगा। कहा है न दूंगा, तो जरूर दूंगा। नाम भी छप गया, पर लेख कहीं नहीं आया। अंत में एक दिन निश्चित करना ही पड़ा। उस दिन आने पर नंदी बाबू को जो कुछ मिला वह ये पत्र था। श्रीयुत बिजली संपादक, परम कल्याणेशु, देश की अनेक समस्याओं की आलोचना तुम्हारे बिजली पत्र में छपती है। मुझे भी बहुत कुछ देखने का सुयोग मिला। सोचा था इस अंक में उन्हीं के बारे में कुछ लिखूंगा, किंतु शरीर इतना टूट गया, कुछ लिख ही नहीं पाया। भरोसा यही है कि ना तो तुम्हारा पत्र बंद होगा, न ही मैं मरूंगा। स्वस्थ होते ही लिखना शुरू कर दूंगा। तुम्हारा शरद चट्टोपाध्याय। उस वर्ष की पूजा अंक में यही पत्र छपा। अगले वर्ष पूजा अंक के लिए फिर आगरा की बारी आई। वो कहानी फिर दोहराई जाने लगी। आखिर फिर अंतिम दिन निश्चय हो गया कि उस दिन जाकर नली बाबू ने देखा घर में मेहमानों की भीड़ है। शरद बाबू ने कहा, देखते हो इस भीड़ में कहाँ लिखा जा सकता है? 2 क्षण चुप रहने के बाद नली बाबू बोले, जानता था लेख नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज किसी और ही उद्देश्य से आया हूँ दादा। वो क्या? दादा, बिजली से जो मिलता है उससे पेट नहीं भरता। छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाकर कुछ रोजगार करता हूँ। रामकृष्णपुर में मैं सुना था अमुक सज्जन को एक ऐसे ही मास्टर की आवश्यकता है, वे आपके पास आते हैं, आप उनसे कह देंगे तो काम हो जाएगा।
लेख देने से इतनी सरलता से मुक्ति मिल जाएगी ये कल्पना शायद शरद बाबू ने सोची भी नहीं थी। बहुत खुश हुए और जैसा कि उनका स्वभाव था तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। नल्ली बाबू टैक्सी ले आए, लेकिन वे तो चले ही जा रहे, गंतव्य स्थान आकर भी चला गया। टैक्सी रुकी नहीं। शरद बाबू ने पूछा, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? नल्ली बाबू ने उत्तर दिया, दादा मेरा मिस आ गया है। जब आ ही गया है तो चलिए मेरे निवास स्थान पर चलिए। यह सौभाग्य मिला तो चाय पीकर और कृतार्थ होकर जाइए। ऊपर जाकर सरकार महाशय ने शरद बाबू को बड़े आदर के साथ एक कमरे में बिठाया, चाय और खाने के लिए सामान लाने का आदेश दिया। आने पर उन्हीं के साथ एक पैकेट सिगरेट, दिया सलाई, फाउंटेन पेन सब रख लिया। वो चकित होकर शरद बाबू ने पूछा, ये सब क्या है? शरद महाशय ने शांत भाव से उत्तर दिया, दादा चाय पीकर दया करके मेरा लेख लिख दीजिए। बिना लेख लिखे आपको छुटकारा नहीं। इस कमरे का दरवाजा बंद करके मैं पास के कमरे में रहूंगा। लेख पूरा होने पर मुझे पुकार लीजिएगा। ये कहते हुए बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। जाते समय पाया कि विस्मय विष्णु शरदचंद उनकी ओर देख रहे हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर शोर मच गया कि शरदचंद कमरे में बंद होकर लेख लिख रहे। 3 घंटे बाद दरवाजे पर आहट हुई। शरद ने भीतर से पुकारा, मनलिनी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, हाथ में लेख लिए शरद खड़े बोले कि गजे धन्य है लड़के, ये रहा तेरा लेख। लेख का नाम था कतिपय दिनों की भ्रमण कहानी। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने में दिल्ली गए थे, उसी का यह रोचक यात्रा विवरण था। लेकिन अचरज यह कि उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया। पूरी तरह हंसते हंसते नलिनी के साथ शिवपुर लौट गए। ये सब ठीक है, परंतु क्या ये भी सत्य नहीं कि लिखने में द्रुत गति कलर की योग्यता हो सकती, लेखक की नहीं? शरद बाबू ने एक नई लेखिका को यही उपदेश दिया था कि मतलब ये नहीं कि कभी भी आप लेख लिख रहे हो, और लेख लिखना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आपने बहुत तेजी से उसमें लिख दिया तो कुछ भी मतलब कि जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा। अपनी रचनाओं के कारण शरद बाबू विद्यार्थियों में भी विशेष रूप से लोकप्रिय थे, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेजों से उनका संबंध अभी भी घनिष्ठ नहीं हुआ था। उस दिन अचानक प्रेसिडेंसी कॉलेज की बांग्ला साहित्य सभा के संपादक ने निश्चय किया कि इस बार अवश्य कुछ नया करके दिखाना है। सभी लोग शरद ग्रंथावली पढ़ते हैं क्या, उन्हीं शरद को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? बस एक दिन 2 विद्यार्थी पहुंच गए शिवपुर। किसी तरह कुत्ते की यातना से मुक्ति पाकर देखा कि घर के सकरे बरामदे में वो बैठे हैं, और एक साड़ी की लुंगी की तरह बांधे हुए जनेऊ धारण करे खिचड़ी बाल की तरह वो बैठे। तो उन लोगों ने पूछा, उनसे पूछा गया कहाँ से हो, तो बोले कि रेजिडेंसी कॉलेज से। बेचारे विद्यार्थी इस उसके व्यवहार के लिए शायद प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा ही मिला। अब विद्यार्थी को ऐसा आघात लगा, बोले हम किसी स्कूल से नहीं आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आए। शरद ने कहा, एक ही बात है, वो छोटा स्कूल है, तुम्हारा बड़ा हो सकता है, किंतु वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? बंगाल में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, फिर मुझे बोलना नहीं आता। एक काम करो, जलधर सेन को ले जाओ, वो साहित्यकार भी और राय बहादुर भी है। विद्यार्थियों ने समझाने की चेष्टा की कि उन्हें न राय बहादुर से प्रेम है, न सामाजिक प्रतिष्ठा से। वे उनकी गाड़ी उनके पास आए हैं। अब शरद बाबू ने कुछ गंभीर होकर कहा, क्या तुम मेरी पुस्तक पुस्तक पढ़ते हो? तुरंत एक विद्यार्थी ने कहा, आप अपनी कोई भी पुस्तक ले लें, कहीं से पूछ लें, सब याद है। शरद ने कहा, मैं तो समझा था पढ़े लिखे लड़के हो, बंगला नहीं पढ़ते होंगे। तो शरद बाबू ने कहा, अच्छा, मैं तो समझा था पढ़े लिखे लड़के हो, बंगला नहीं पढ़ते हो क्या? कॉन्टिनेंटल लिटरेचर पढ़ते होगे। शिक्षित वर्ग में आजकल वही व्यापार चलता है। वो एक कॉन्टिनेंटल साहित्य का ही था, पर विद्यार्थियों ने कहा, आप ठीक खबर नहीं रखते। तरुण समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। और तरुणोचित आवेश में वे न जाने क्या क्या कहते रहे और चुपचाप ये सुनते रहे। उनके चुप होने पर भी वे कई क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैं तो ये नहीं समझता था कि मेरे पास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी कहाँ आते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं ये करो वो मत करो। बंकिम ने जैसे पाप की क्षय और पुण्य की जय पताका फहराई, ऐसा ही आप भी करो। आप पाप को ऐसे अंकित करते हैं जैसे वो कोई बहादुरी हो। ऐसे पथ प्रदर्शन से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। वो अपनी स्वाधीन चिंतन धारा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहते थे, और न स्वयं ही किसी को रहबर बनने की उनकी इच्छा थी। इसलिए सभा सोसाइटी में जाना अच्छा नहीं लगता था। पर आज वार्ता का क्रम कुछ ऐसा चला कि कुछ क्षण बाद नरम होकर वो बोले, अच्छा आ जाऊंगा, किंतु क्या बोलना होगा? उन्होंने कहा, जो चाहे आप। बहुत भीड़ तो नहीं होगी? भीड़ कहाँ, केवल हम ही होंगे। अच्छा ठहरो, तारीख लिख लूँ। दीवार पर लगे कैलेंडर में तारीख अंकित करने के बाद वे सहज स्नेह से बात करने लगे। अपने अतीत को न जाने कितनी कहानियां उन्होंने उन दोनों विद्यार्थियों को सुनाई। एक ने पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या ये सही है? शरद हंसकर बोले, तुम क्या कहते हो? हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वो फिर गंभीर हो गए। कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता, उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने फिर पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इनका क्या कोई विशेष कारण? सहसा वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर आई। नली मुंह से निकाल कर हाथ में ले ली। कहा, नहीं जानता, विशेष कारण क्या है? मैं बहुतों को जानता हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, उनमें ऐसी वस्तु जो बड़ी बड़ी में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, सब कुछ तो है। भद्रता के मोह में पड़कर उसे अस्वीकार करूँ तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला है, काला ही है, तो उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा तो नहीं होता।
वे जैसे कहीं खो गए थे, इस तरह बोल रहे थे जैसे अपने से ही बातें कर रहे हों। किसी ने उनके कमरे की दीवार पर बंदूक और रुद्राक्षमाला को एक साथ देकर कहा था, इसी आपात आसंगत में शरदचंद्र के व्यक्तित्व और साहित्य साधना का रहस्य छिपा है। लेकिन फिर भी क्या सहज भाव से वे उस सभा में जा सके, ठीक समय पर ना कर बैठे। किसी तरह उन्होंने बिना आवेदन निवेदन से विक्षोभ प्रदर्शन के बाद ही उन्हें ले जाया जा सका। वहाँ भीड़ से भीड़ थी, उनको देखने को लोग पागल रहते थे, पर वे थे आतंकित होते। बोले, ये क्या किया, इतने मनुष्य। लेकिन जब खड़े हुए तो अपनी रचना प्रक्रिया और साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि के विस्तार से चर्चा करते हुए तरुणों को अपना पृष्ठपोषक स्वीकार किया। तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरे हुए थे। शरद में उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा बल्कि एक क्रांतिकारी को भी पाया जो उनका पथ प्रदर्शक बन सकता था। केवल तरुणों ही नहीं, उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी जगत ताड़ी स्वर्ण पदक देकर उनका तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा बल्कि ऐसे क्रांतिकारी को भी पाया जो उनका पथ प्रदर्शक बन सकता था। कहते हैं कि इनको जब जगत ताड़ी जो ये स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया, इससे पहले केवल रविन्द्रनाथ ही ये सम्मान प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद शरद चंद्र को ये दूसरा मिला था। वे केवल एफए तक पढ़े थे, परंतु विश्वविद्यालय ने एक बार उन्हें बीए परीक्षा के बांग्ला भाषा के प्रश्न पत्र का रचयिता भी नियुक्त किया था। इसी समय यूरोप से ये समाचार आया कि इस वर्ष नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिलने वाला है, और ये है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ शरद चंद्र का नाम भी लोगों की युवा पर था। इस बात की चर्चा करते हुए इलाचंद जोशी ने एक दिन उनसे पूछा, ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? शरद बाबू ने उत्तर दिया, यदि पुरस्कार मिल गया तो अच्छा ही है, और ना भी मिला तो मुझे कोई विशेष खेद नहीं होगा। संसार के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा, ये तो निश्चित नहीं है। फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए प्रलोभनीय है। जोशी जी ने पूछा, प्रलोभनीय की शर्त में? शरद बोले, जिसे ये पुरस्कार मिल जाता है उसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाती है, और इतनी बड़ी ख्याति का प्रलोभन ना हो ऐसा कोई कवि या लेखक हो सकता है? ये मैं नहीं मानता। मैं इतना बड़ा ढोंगी नहीं बनना चाहता कि तुझसे कह दूं कि मुझे इसका कोई प्रलोभन नहीं है। सम्मान बढ़ रहा था, साथ ही सभा समितियों में बुलाने का आग्रह भी। अगले वर्ष उन्होंने बंगीय साहित्य परिषद नदिया शाखा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कृष्णानगर में हुआ था। वे श्री ललित कुमार चटर्जी के निवास स्थान पर ठहरे थे। चटर्जी महोदय एक सुप्रसिद्ध वकील ही नहीं थे, सर आशुतोष मुखर्जी के समधी भी थे। नाटककार द्विजेंद्र लाल राय भी कृष्णनगर के ही रहने वाले थे, इसलिए दिलीप कुमार भी ललित बाबू के मित्र थे। उन्हीं के कारण शरद बाबू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हुए। स्वीकृति के बाद भी उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वे आ ही जाएंगे। फिर भी ठीक समय वे लोग शरद बाबू को लेने के लिए स्टेशन गए। नगर के और भी अनेक संभ्रांत व्यक्ति गए। ट्रेन आई, यात्री उतरे, लेकिन शरद बाबू किसी भी कंपार्टमेंट के द्वार पर दिखाई नहीं दिए। अंदर ढूंढने पर पाया कि वे एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए शांत भाव से गुड़गुड़ी पी रहे। सामने नौकर खड़ा है। जब तक चिंता मग्न थे, वे सब व्यक्ति प्रसन्न हो उठे। बड़े आदर से उन्हें नीचे उतारा और विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ललित बाबू के घर पर ही बहुत से लोग आ गए थे। शरद बाबू दिन भर हुक्का और चाय पीते रहे, कहानियां सुना सुनाकर सबको हंसाते रहे। सभी को उन्होंने व्यस्त रखा। दूसरे दिन भी इसी क्रम में भी कोई व्याघात नहीं। ललित बाबू जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण लिख लिया है या नहीं। पता लगा नहीं लिखा। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, जानते हो ये बहुत नर्वस स्वभाव के व्यक्ति भीड़ का सामना नहीं कर सकते। अब ये देखना तुम्हारा काम है कि ये अपना अध्यक्षीय भाषण लिख लेते या नहीं। कचहरी से वे 3 बजे लौटे। देखा शरद बाबू अभी तक मजलिस लगाए बैठे हैं। सभी 2 घंटे बाद ही तो होने वाली है सभा। अब कहीं याद दिलाने पर शरद बाबू कागज कलम लेकर कमरे में गए तो ललित बाबू की चिंता का पार नहीं। इतने थोड़े समय में क्या वो कुछ लिख पाएंगे? लेकिन 4:30 बजे तक शरद बाबू अपना भाषण लिख चुके थे। ठीक समय पर वो लिख कृष्ण नगर कॉलेज के सभा भवन में पहुंच गए। स्थानीय भद्र लोगों से वो बहुत भवन खचाखच भरा था। तरुण विशेष रूप से बहुत उत्तेजित थे। शरद बाबू ने जब बोलना शुरू किया तो सहसा शांति छा गई। अंत तक छाई रही भाषण सुनकर सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए। इतने थोड़े समय में इतना सुंदर संक्षिप्त सारगर्भित भाषण उन्होंने दिया। इसी सभा में दिलीप कुमार राय ने अपना प्रबंध सरस साहित्य में आदर्शवाद पढ़ा और निरूपमा देवी को ये गीत गाया, बहिरे न ओतुमी अमादोरी अमादरी। एक जनसभा के बाद भोजन की सभा का आयोजन था। मखमल के आसन पर अध्यक्ष को आसीन करके सब लोग दिलीप कुमार राय की प्रशंसा करने लगे। किसी ने गाने की प्रशंसा, किसी ने अभिनंदन की। शरद बीच में बोले, रुको मंटू का गाना चमत्कार, आवृत्ति चमत्कार, उच्छ्वास चमत्कार, सब चमत्कार, किंतु सबसे अधिक चमत्कार जो वस्तु है उसे कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। सब चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। वे उसी गंभीरता से बोले, वह सबसे अधिक चमत्कार वस्तु है उसकी तिल्ली। साधु भाषा में वे उसे जिगर कहते हैं। वृंदावन, दिल्ली, आगरा, सभी जगह हम साथ रहे। मैं जो कुछ भी खाता वो मुझे बदहजमी कर देता। ये जो भी खाते वो इनकी शक्ति बन जाता। इतने इतने वैलून जितने पराउंटे, ईटी के परिमाण जितनी मलाई, पहाड़ जितना ऊंचा पुलाव, कोफ्ता, कोरमा,
पता नहीं सब कहाँ चला जाता है, किसी से भी इन्हें कोई बदहज़मी नहीं हुई। इसलिए कहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी संपदा गाना या लिखना या आवृत्ति नहीं, इनका जिगर है। एक दिन इन्हीं दिलीप कुमार राय ने शरद बाबू को उस्ताद अब्दुल करीम का गाना सुनने के लिए आमंत्रित किया। जब वो बुलाने के लिए आए तो बड़े गंभीरता से बोले, एक शर्त पर चल सकता हूँ, मुझे ये विश्वास दिलाओ। क्या विश्वास? कि वे रुक तो जाएंगे। सुनकर दिलीप कुमार एकदम अट्टहास कर उठे। शरद कवि स्वयं बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत से, विशेषकर उस्तादों से, उनको कोई प्रेम नहीं था। एक दिन किसी मित्र के आगरा पर वे गाना सुनने के लिए गए थे। पक्का राग था। आलाप के साथ उस्ताद एक ही वाक्य बार बार दोहराते थे, सैया तू कहाँ गैया, ओरे मैया सैया तू कहाँ गया रे। बहुत देर तक सुनते रहे, लेकिन अंत तक चुप नहीं रह सके। हुक्के की गुड़गुड़ी मुंह से निकाल कर वे जोर से बोले, अरे तेरा सैयाँ काशी मित्तर के घर गया, उसे बाद क्या हुआ बताओ ना। दिलीप कुमार से जो कुछ उन्होंने कहा था, उनका संबंध इसी घटना से था। जहाँ भी वे जाते, जहाँ भी बैठते, उस मजलिस में उस तरह हंसी के फव्वारे फूटते। उन्होंने संगीत में रुकने की बात कही थी, परंतु जहाँ तक हास परिहास की वृत्ति का संबंध है, वो स्वयं भी रुकना नहीं जानते थे। उस दिन भारतवर्ष के कार्यालय में केवल कर्मचारी ही नहीं थे, कर्ता कोई नहीं था। शरद बाबू उसी समय वहां पहुंचे। अफीम खाने का समय था। उन्होंने जैसे गोली मुंह में डाली, कर्मचारी उन्हें देखने लगे। वे बोले, तुम भी खाओगे? मेरे जैसा लेखक बनना चाहते हो तो जरूर खाओ। और नाना प्रकार के प्रलोभन देकर थोड़ी थोड़ी सभी को खिलाई। फिर हरिदास को पत्र लिखा कि उनके सभी कर्मचारी लेखक बनने के मोह में अफीम खाकर नशे में टुल है। अगर अभी उनके लिए मिठाई का प्रबंध नहीं करे तो हाथ में हथकड़ी पड़ सकती है। हरिदास सब कुछ समझ गया और उन्हें 10 रुपए भेज दिए। लेकिन एक बात जो उनके मित्रों को बहुत परेशान करती थी, वह थी उनको लोगों को अकारण ही क्रुद्ध होने देने की प्रवृत्ति। किसी के भी बारे में झूठ मूठ प्रचार कर देते या परेशान करने के लिए ऐसा वैसा कह देते। कभी गुरु रविन्द्रनाथ तक का उन्होंने नहीं छोड़ा था। उस दिन रसचक्र की बैठक में उन्होंने सहसा बड़ी गंभीरता से कहा, तुमने सुना आजकल रामाचंद्र चटर्जी और गुरुदेव में बोलचाल बंद है। सच क्या है? रामानंद यूरोप गए थे। दाढ़ी के कारण लोगों ने उन्हें रविन्द्रनाथ समझ लिया। उस कभी गुरु को यह पता लगा तो उन्होंने रामानंद चटर्जी से कहा, वे अपनी दाढ़ी कटवा दे। वे तैयार नहीं हुए। भला इतने दिनों के परिश्रम से बढ़ाई दाढ़ी कैसे कटवा दे? तब कभी गुरु ने प्रस्ताव किया कि यदि दाढ़ी कटवाना संभव नहीं तो वे मेहंदी लगाया करें। ये सुनकर रामानंद बाबू क्रुद्ध हो उठे। बोले, क्या मुसलमान हूँ? बस तब से उनकी बोलचाल बंद है। रस चक्र के अधिकांश सदस्य शरद बाबू के बिरबली स्वभाव से परिचित थे। इस परिहास से वे कुएं से, पर यह भी सच है कि इसी कारण से जो उनसे परिचित थे उनके बारे में बुरी धारणा बना लेते थे, या जो उनके विरोधी थे वह उनके अनुचित लाभ उठते, किंतु वे जरा भी परेशान नहीं होते। मित्र तर्क करते और वे हंसते रहते। ये सब वे रस लेने के विचार से ही करते थे। वे लोग देखते तो पाते उनकी आंखों में छेड़छाड़ करने की वृत्ति है, इसलिए जब सत्य प्रकट होता है तो संबंधित व्यक्ति हंस पड़ते। लेकिन सभी तो इतने उदार नहीं होते कि जाने कि आदमी अपनी दुर्बलताओं के साथ ही बड़ा होता, उनसे कट कर नहीं। इसी वर्ष मुंशीगंज में बंगीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। इसकी साहित्य शाखा की अध्यक्षता की थी शरद बाबू ने। उस समय वे ढाका भी गए और अपने प्रिय मित्र उपन्यासकार चारूचंद बंदोपाध्याय के घर पे ठहरे। वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरेश चंद्र घटक स्वयं साहित्यिक थे। वे उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे। ढाका विश्वविद्यालय के इतिहास के अध्यापक डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार मुंशीगंज में ही उन्हें अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण दे चुके थे, लेकिन शरद बाबू ने सबसे यही कहा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपका घर यहाँ है। हाँ, चारू मेरा बचपन का दोस्त, उसका घर, उसकी पत्नी मेरी जितनी देखभाल करती उतना तुम नहीं कर सकोगे। वे किसी के पास जाकर नहीं ठहरे, फिर भी बारी बारी उनके घर चरण धूल डालने का निमंत्रण उन्हें मिलता ही रहा। मजुमदार महाशय के घर जब मजलिस जमी तो कितनी कहानियां सुनाई, कितने प्याले तंबाकू खाए, किसी का हिसाब नहीं। जिस रात सुरेश चंद के यहाँ निमंत्रण था, उसी रात को अपूर्व चंद कुमार के घर भी जाना था। बातों के धनी शरद बाबू को ये सब कैसे याद रहता? बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं कुमार रात में 11 बजे उन्हें लेने के लिए आए। शरद बाबू ने कहा, लोगों को मुझसे बात करने में आनंद आता है तो मैं कृपण क्यों हूँ? उनके घर से वे रात के 2:30 बजे लौटे तो चारू बाबू ने कहा, सरस समय के संबंध में तुम्हें कुछ ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुरंत उत्तर मिला, देखो चारू, मनुष्य घड़ी का दास हो ये मैं कभी नहीं चाह सकता। तुम दासता से घृणा करते हो, तब भी मुझसे कहते हो कि घड़ी का दास बनूं, वो मैं नहीं करूँगा। आवारापन से शायद उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उनके जीवन पर जो छाप लगा दी थी वे उससे कभी मुक्त नहीं हो पाए। तथाकथित सभ्य समाज के सुसंस्कृत व्यक्ति कभी नहीं बन पाए। उस समय भी जब वो बांग्ला साहित्य के महान उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित और समादृत हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को अभिजात वर्ग की व्यक्ति कहकर परिचित कराने की जरा भी चेष्टा नहीं की। उन्होंने कहा, मैं ना तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरा ज्ञान ही बहुत कुछ अधिक है। मुझे जो पढ़ना चाहते हैं उसका कार्य यही कि मैंने अपनी रचनाओं में वही चित्रित किया जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मन से अनुभव किया है। अभिजात की के विरोध में वो व्रात्य ही बने रहे। कई वर्ष पूर्व
प्रमथ चौधरी ने जब उन्हें अपनी एक पुस्तक समर्पित की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरे जैसे दुष्चरित्र को पुस्तक समर्पित करने के लिए समाज चौधरी महाशय को क्षमा नहीं करेगा। वे ठहरे परम विद्वान समाज के चौधरी और मैं ठहरा शरद चट्टोजे। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया वो इतना गंभीर और महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को और अपने साहित्य की थीम को स्पष्ट किया। साहित्य में आर्ट और दुर्नीति क्या है, उसकी विशद व्याख्या उन्होंने की और कहते हुए कि साहित्य की सुशिक्षा, नीति और लाभालाभ का अंश ही अब तक मैं व्यक्त करता हूँ। जो चीज़ इससे भी बड़ी है, उसका आनंद, उसका सौंदर्य, उसकी आलोचना करने का समय अनेक कारणों से मुझे नहीं मिला। केवल एक बात कह देना चाहता हूँ कि आनंद और सौंदर्य केवल बाहर की वस्तु नहीं है, केवल शिष्ट करने की त्रुटि ही है, उसे ग्रहण करने की अक्षमता नहीं। ये बात किसी तरह सच नहीं है। आज यह शायद असुंदर और आनंदहीन जान पड़े, किंतु यही इसकी आखिरी बात नहीं है। आधुनिक साहित्य के संबंध में ये सत्य याद रखना चाहिए। और एक बात कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। अंग्रेजी में आइडियलिस्टिक आदर्शवादी और रियलिस्टिक यथार्थवादी दो ही शब्द हैं। हाल में किसी ने यह अभियोग लगाया कि आधुनिक बांग्ला साहित्य अत्यधिक यथार्थवादी हो चला है। मैं कहता हूँ एक को बात देकर दूसरा नहीं होता, कम से कम जिसे उपन्यास कहते हैं वो नहीं होता। हाँ, कौन किधर कितना झुक कर चलेगा ये साहित्यिक शक्ति और रुचि पर डिपेंड करता है। किंतु एक शिकायत यही कहा जा सकता है की जा सकती है कि पहले की तरह राजे रजवाड़े और जमींदारों की दुख दैन द्वंद्वहीन जीवन के इतिहास को लेकर आधुनिक साहित्य से भी कुछ संतोष नहीं होता, उसका मन नहीं भरता, वह नीच स्तर में उतर गया है। ये अफसोस की बात नहीं, बल्कि इस अभिशप्त और तमाम दुखों के देश में अपने अभियान को छोड़कर रूसी साहित्य की तरह जिस दिन वह और भी समाज के नीचे के स्तर में उतरकर उनके दुख और वेदना के बीच खड़ा हो सकेगा, उस दिन यह साहित्य साधना केवल स्वदेश में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी अपना स्थान पाएगा। आदर अभ्यर्थना का ये जो क्रम आरंभ हुआ वो फिर नहीं टूटा। उसमें कई महान गुण थे, फिर भी हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी कमजोरियां जो कम नहीं थी उनके कार्य को नष्ट न कर दें। लेकिन यह डर निर्मूल था। नियति ने उनके लिए यही पथ निश्चित किया जिस पर वे निरंतर भूल और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। वे गरीबी से उठकर आए थे, शिक्षा भी उन्हें कम ही मिली थी, परंतु जीवन की पाठशाला में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उनके कारण मनुष्य को समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। भले ही व्यवहार उनका अब भी अटपटा था, यह अटपटापन उन्हें अक्सर मुसीबत में डाल देता था, तो परंतु मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोने देता। जानने से भी अधिक वे मनुष्य को प्यार करते थे। किसी पत्रिका का संपादन करने की चाह किसी न किसी रूप में उनके अंदर बराबर बनी रहती। बचपन में भी वे खेल चुके थे, परंतु इस क्षेत्र में यमुना से अधिक सफलता उन्हें कभी नहीं मिली। अपने मित्र निर्मल चंद्र के साथ उन्होंने उसी रूप और रंग का संपादन भी कुछ दिन किया। भारत लक्ष्मी का संपादन करने के लिए भी वे सहमत हो गए। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि भारत लक्ष्मी नामक एक नए पद का संपादक बनने के लिए राजी हो गया हूँ। आज एक चिट्ठी लिखी, अगर उन शर्तों पर तैयार हुए तो संपादन का भार ले सकता हूँ। संसार में बहुत तेरे लोगों के बारे में जो होता है मेरे बारे में भी वही होगा, अर्थात संसार में बुद्धिमान और बेवकूफ़ दोनों ही हैं। एक पक्ष की जीत होती है, अधिक न होने पर भी 5-6 हज़ार का जमानतदार तो हूँ। सोचा है कि भारत लक्ष्मी में शामिल होकर इसे चुका दूंगा, वे मुझे चौथाई का हिस्सा देंगे। अब सांसारिक बुद्धि वाले जैसा आचरण करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा, अर्थात ठगा ना जाऊंगा। दशहरे के बाद ये सारी बातें तफसील से तय करूंगा, लेकिन इस बीच परिचित अपरिचित साहित्यिक बहुत तेरे लोग लिस्टें ले रहे हैं कि उनकी रचना लेकर पेशगी रुपए भेजूं। हाय, इतनी शक्ति यदि होती, किंतु इसी शक्ति का परम आवश्यकता है। लेकिन ये शक्ति शायद उन्हें कभी नहीं मिली। हाँ, अपनी अर्जित संपत्ति में से वे नाना व्यक्तियों को नाना रूप में सहायता करते। काशी में संप्रांत परिवार की एक वृद्ध बंगालिन रहती थी। बालपन में विधवा हो गई, पढ़ी लिखी थी, खूब खाना पकाना और खिलाना जानती थी, लेकिन बुढ़ापे में उसकी आंखें बिल्कुल खराब हो गई थी। एक दिन उसने शरद बाबू को बेटा कहकर पुकारा। उस समय से अपने मित्र हरिदास शास्त्री के द्वारा वो बराबर उसकी सहायता करते रहे, लेकिन अपना नाम कभी प्रकट नहीं होने दिया। वृद्धा यही समझती रही कि पैसा हरिदास का ही है। गुप्त रूप से सहायता करने का जैसा उनका स्वभाव था। कुछ दूर पर एक विधवा मुनियाली रहती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। गुप्त रूप से उसकी सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने बड़ी बहू को आदेश दिया था कि वे प्रतिदिन उससे छी खरीदा करें। गरम पूड़ी खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। छोटा भाई प्रकाश चंद उन्हीं के साथ रहता था। बड़े चाव से उन्होंने उसका विवाह किया। कन्या के पिता की अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु उन्होंने दान दहेज का जरा भी चिंता नहीं किया। बड़ी बहू ने सहज उदारता के साथ अपने सब गहने देवरानी को चढ़ा दिए। उनका यह भाई कभी कुछ नहीं कर सका, कुछ करने योग्य, ना तो कोई शिक्षा मिली थी, ना वातावरण। अभाव में उपला और जमींदारों की नाटक मंडियों में स्त्रियों का अभिनय कर करके बड़ा हुआ। वहाँ वो पीना ही सीख सकता था। जीवन भर शरद बाबू अपने इस भाई का और उसके परिवार का पोषण करते रहे। ऐसी मानवीय करुणा से उत्प्रोत होने के बावजूद स्वयं उनकी प्रसिद्धि या नीति के प्रचारक के रूप में जरा भी कम नहीं हुई। लोग बराबर मानते रहे कि वे इतनी शराब पीते हैं कि तौबा, अब भी और न जाने कितनी कल्पनीय अकल्पनीय बातें उनके बारे में
फैला हुआ था। कहते कि जो है ना जाने कितनी सभाओं में उनका अभिनंदन होता, उनके मुँह पर उनकी निंदा करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं थी, कभी परोक्ष रूप में, कभी अपरोक्ष रूप में। चित्रपुर में एक पुस्तकालय के स्थापना दिवस पर होने वाली सभा की अध्यक्षता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी सभा में एक सज्जन ने भाषण करते हुए कहा, हम लोगों ने बड़े उत्साह से पुस्तकालयों की स्थापना करने की ओर ध्यान दिया, लेकिन कभी-कभी सोचता हूँ ऐसा करने से क्या फ़ायदा? क्या पढ़ने लायक अच्छी किताबें निकल रही हैं? कोई लिख रहा है साहित्य में, ना तो आज नीति है, ना रुचि है, मतलब एक तरीके से उन्हीं को सुनाने के लिए। सब कुछ गंदगी से भरा हुआ और इस गंदगी के लिए खास तौर से जिम्मेदार है हमारे आज के अध्यक्ष। शरद बाबू अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। जब उनके भाषण देने का समय आया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, रेखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए, एक संकीर्तन दल बनाइए, पुस्तकालय स्थापित कर देश के लोगों में गंदगी ना फैलाकर कीर्तन दल बनाकर मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन का प्रचार करिए, यही अच्छा सत्कर्म होगा। एक मजिस्ट्रेट थे श्री यतीन्द्र मोहन सिंह, उन्होंने साहित्य की स्वास्थ्य सेवा नाम से एक पुस्तक निकाली। इसमें उन्होंने शरद बाबू पर तीव्र आक्रमण किए। इस पुस्तक का उतना ही तीव्र विरोध हुआ और एक दिन अपने आप ही ये समाप्त भी हो गया। लेकिन कहते हैं एक दिन उनकी शरद बाबू से भेंट हो गई। अनीति मूलक साहित्य की चर्चा चलने पर शरद ने कहा, गजब विश्वास है कि आप सच्चरित्र व्यक्ति हैं, आप तो कभी वेश्या के यहाँ गए ही नहीं होंगे। ये सुनकर मजिस्ट्रेट साहब हतप्रभ भी हो सकते थे। हाँ या ना में उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं था। शरद ने कहा, जब आपको अनुभव ही नहीं है तो आप में क्या बात करूं। जिस प्रकार वे जीवन भर अनीति के प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार आवारा जीवन की ललक भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। प्रतिवर्ष जगतात्री की पूजा के अवसर पर वो भागलपुर मामा बाड़ी में जाते। जब वे बर्मा से लौटे थे तो उन्होंने मामा परिवार से, विशेषकर बचपन के अपने सहपाठी मणि मामा से संबंध सुधारने का बहुत प्रयास किया। एक बार ये मामा बेटी के विवाह के संबंध में कलकत्ता भी आए थे। उस समय सुरेंद्र ने शरद बाबू को सलाह दी थी कि इस अवसर पर तुम उपहार भेजो। शरद ने उत्तर दिया, मणि मामा नहीं लेंगे। सुरेंद्र ने कहा, तुम भेजो, बाकी हम देख लेंगे। शरद ने ऐसा ही किया और जैसा कि हो सकता था उसे देखकर मणि मामा तुरंत बोले, नहीं ये नहीं लिया जाएगा, इसे लौटा दो। मामी ने कहा, उपहार नहीं लौटाया जा सकता, लेना ही होगा। नहीं नहीं, मणि मामा और भी क्रुद्ध हुए। तभी सुरेंद्र ने आकर उनसे कहा, शरद आए हैं। कहाँ है? सामने आकर शरद ने मणि मामा के पैर पकड़ लिए, कहा, मुझे क्षमा कर दो। क्षण भर में मामा का राग अपमान दूर हो गया। काठोरुद्ध आंखें भरी भरी इतना ही कह सके कि शादी में आना, समझे। शरद बाबू के लिए मामा बाड़ी के द्वार खुल गए। मणि मामा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने जैसे वहां जाने का नियम बना लिया। उस समय वे यथाशक्ति अपना पुराना जीवन जीने की चेष्टा करते, चाय तंबाकू हंसी मजाक। दिन में 4 बजे जाते, रात में 1, आते ही घर के सब नियम उलट पुलट कर देते। ये उनकी प्रकृति थी। बच्चे उन्हें बहुत प्रेम करते हुए आते और सीधे गंगा तट पर पहुंच जाते और ढेरों खिलौने लाकर बच्चों को दे देते। पूजा के समय नाटक भी होते। इन पर उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक को मंचस्थ करने का निर्णय भी किया और तुरना गिरिन्द्रनाथ को बुलाकर कहा, इस बार चंद्रगुप्त नाटक का एक दृश्य करने की इच्छा है, तुम चाणक्य का अभिनय करो, प्रफुल्ल कात्यायन बनेगा, सची भिक्षु और देवी प्रॉम्प्टर। ऐसा ही हुआ। जब शरद बाबू भिक्षु का गाना नहीं सुन सके तो रोते रोते अपने कमरे में चले गए और अंधेरे में बैठकर अभिनय देखते रहे। कीर्तन भी उसी तरह होता और वे लेट लेट सुनते। बीच में सहसा बोल उठते, रास बिहारी ओ कुब्जार बंदुगुटी गायो। ये उनका बड़ा प्रिय गाना था, रास बिहारी ओ कुब्जार बंधुवटी गायो। ये उनका बड़ा प्रिय गाना था, लेकिन इसे वे कभी पूरा नहीं सुन पाते थे। बीच में ही रो पड़ते और भाग जाते। बोली ओ कुब्जार बंधु, तो माए राधानाथ और बोलबो ना है ओ कुलनार बंधु। रास बिहारी तुलसी की माला भी तैयार करते थे। एक दिन शरद बाबू ने कहा, मुझे भी एक दो। सुरेंद्र ने पूछा, तुम पहनोगे? हाँ, बड़ी इच्छा है। रास बिहारी ने उसी दिन परिश्रम से माला तैयार की। शरद ने उसे पहना और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस दिन जैसे पुराने यायावर जीवन की याद आ गई हो। उन्होंने कहा, इस बार भागलपुर से स्टीमर के मार्ग से कलकत्ता जाएंगे, घूमना हो जाएगा। बस सुरेंद्र और गिरीन के साथ लेकर वो चल पड़े, साथ में नौकर चाकर और बहुत सा सामान, इतना कि 2-3 घोड़ा गाड़ियों में भी नहीं आया। स्टीमर घाट पर पहुंचे। बहुत देर तक कोई जहाज नहीं दिखाई दिया। निश्चय किया कि पहले जिस ओर का जहाज आएगा उसी में बैठकर चल देंगे। पश्चिम की ओर से आएगा तो पूर्व की ओर चलेंगे और पूर्व का तो पश्चिम। मामा ने पूछा, पश्चिम की ओर कहाँ चलेंगे? उत्तर दिया, कहीं भी। रविंद्र भी तो गाजीपुर तक हो आया है ना। सौभाग्य से कलकत्ता जाने वाला जहाज ही पहले आ गया, लेकिन मार्ग उसका बड़ा विकट था। आगे चलकर पद्मा नदी से होकर गुआलांदी पहुंचना था, वहां से सुंदरबन होकर फिर डायमंड हार्बर द्वारा खिदिरपुर। शरद ने अपने सभी साथियों के साथ प्रथम श्रेणी के टिकट लेकर केबिन में पहुंच गए। नौकर को गुड़गुड़ी तैयार करने का आदेश दिया। पास ही कप्तान का केबिन था। गुड़गुड़ी की आवाज़ सुनकर उसने तुरंत एक खलासी को भेजा। उसने आकर शरद से कहा, यहाँ तंबाकू पीने की आशा नहीं है, बंद कर दीजिए। शरद ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कप्तान स्वयं आया, बोला, तंबाकू पीना आपको बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि यह असभ्यता अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन मुझे तो ये सुंदर दिखाई देता है, इससे सभ्यता का परिचय अधिक मिलता है। इसका कर्ण कटु सब सुनकर यात्री नाराज हो गए। साथ स्टीमर की सीटी सुनकर उनको अच्छा लगता है, केवल अनिवार्य समझकर ही क्या वे उसे सहन नहीं करते।
लेकिन गुड़गुड़ी पीना क्या अनिवार्य है? शायद आप धूम्रपान नहीं करते। सिगार या सिगरेट पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपको ना हो लेकिन किसी और को हो सकती है। इस वाक युद्ध का कोई अंत नहीं था। कप्तान को अंत में ये कहकर चले जाना पड़ा कि किसी यूरोपियन की आपत्ति होगी तो आपको बंद करना पड़ेगा, ये आपसे मेरा अनुरोध है। सरहद ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह गुड़गुड़ी पीते रहे। जहाज चलते चलते पहुंच गया काहाल गांव। कभी इस गांव में कलह होता होगा, अब तो नाम शेष रह गया। कुछ क्षण जहाज वहां रुकता है, सरहद उतरते हैं और चल देते हैं। जहाज के छूटने का समय आ गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं। दोनों मामा खोजने के लिए इधर उधर भागे। पाया कि घाट के पास ही जो एक छोटी सी दुकान उसके सामने बैठे मैदान में शरद बाबू बैठे हैं। चारों ओर 15-20 कुत्ते दही चूहा खाने में मस्त हैं। एक 12-13 वर्ष का बच्चा दोनों हाथ में सामान लिए खड़ा है। सुरेंद्र ने कहा, ये क्या है? जहाज छूटने वाला है, मुझे मालूम है, लेकिन अभी सीटी नहीं हुई। ये कहकर वो उठे। दुकानदार का हिसाब चुकता किया और बाकी पैसे देने लगे तो हिंदी में बोले, रने नहीं होंगे, ये तुम्हारा नफा है। बेचारा दुकानदार उनका मुंह देखता रह गया। जहाज पर लौटकर शरद ने बताया, जैसे ही मैं नीचे उतरा, कुत्तों के एक दल ने मुझे घेर लिया। देखने पर लगा ना जाने कितने दिनों से उन्होंने खाया नहीं। मेरी इच्छा हुई कुछ इन्हें खिलाना चाहिए। ये सिर्फ दही चूड़ा ही मिल सका, वही खिलाने में इतनी देर हो गया। अगले दिन संध्या को फिर वो गांव आए। यहाँ दूध मछली तरकारी खूब मिलती थी। बस खरीदने के लिए लोग उतर पड़े। बेचने वाले वहीं आ गए। लेकिन जब जहाज फिर से चला तो देखा गया कि एक व्यक्ति स्टीमर के साथ भागता हुआ किनारे किनारे चल रहा है। बार बार उधर देखकर हाथी जोड़ रहा और फिर भागता है। सहसा शरद बाबू की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने कप्तान से अनुरोध किया कि जहाज को रोक दीजिए। कप्तान ने उत्तर उत्तर दिया, बाबूजी, इस प्रकार दया दिखाने पर तो 10 दिन में भी कुआलांदो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी शरद बाबू के अनुरोध करने पर उसने जहाज किनारे लगा ही दिया। वो व्यक्ति रोता रोता जहाज पर पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटी के मरणासन होने का समाचार पाकर वह उसे देखने के लिए जा रहा था। यात्रा लंबी थी और इस प्रकार के अनुभव की कोई कमी नहीं थी। दूसरे दिन सवेरा होते ही दूर से कोलाहल का शब्द पास आने लगा। 10 बजे के लगभग जहाज एक गांव के किनारे जा लगा। नाम था प्रेमतली। वैष्णव का बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता था। चारों ओर से असंख्य वैष्णव वैष्णवी भी आते, लेकिन जहाज तो केवल आधे घंटे के लिए ही रुका था। शरद बाबू ने कहा, इतना बड़ा मेला लगता है यहाँ, क्या एक दिन भी नहीं ठहरेंगे? कप्तान हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए, आधे घंटे से अधिक नहीं ठहर सकते। शरद बाबू ने मामा से कहा, आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता। प्रेमतली का मेला देखे बिना मैं नहीं जाऊंगा। जहाज जाता है तो जाए। और तुरंत अपना सारा सामान लेकर सबके साथ नीचे उतर चढ़े। लेकिन अब जाए कहाँ? शरद बाबू स्थान की खोज करने के लिए निकले। पता लगाया पास ही जमींदार की कचहरी है, वहीं जाकर ठहरना होगा। साथ में जमींदार के नौकर भी ले आए थे। धीरे धीरे सब लोग वहां पहुंच गए। देखा चारों ओर वैष्णव नर नारी अधिकार जमाए हुए। इन लोगों का सामान देकर वे सब चकित हो गए। और जब अंत में शरद बाबू वहां पहुंचे तो जैसे चारों ओर एक अंतर्नाद मच उठा। डंडीधारी शरद को उन्होंने मुसलमान समझ लिया। चित्कार करके वे पुकारने लगे, भागो भागो, श्याम सुंदर, राधिका रमण, सर्वनाश हो गया। रसोई तैयार हो रही थी, आज हमारा जन्म जन्म भ्रष्ट हो गया। राधे राधे, ये क्या किया मदन मोहन? क्षण भर तो शरद बाबू हतप्रभ से देख रहे, फिर बोले, अजी सुनते हो तुम सब लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण डरो नहीं, मैं जनेऊ पहना हूँ। एक गुणवान दिखाई देने वाले वैष्णव ने उत्तर दिया, सुनता हूँ आजकल वे भी जनेऊ पहनने लगे हैं। सुनकर शरद बाबू और मामा लोग बड़े जोर से हंसे। शरद बरामदे में जा पहुंचा। सब वैष्णवी श्याम सुंदर राधिका रमन पुकारते वहां से भाग गए। तब शरद बड़े आराम से सतरंजी के ऊपर बैठ गए। आगे बोले, अच्छा हुआ ये विपद टली। कुछ क्षण आराम करने के बाद वे मेला देखने के लिए निकल पड़े। घंटे भर घंटे बीतने लगे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। दोनों मामा फिर ढूंढने के लिए निकले। पाए एक प्रकांड वृक्ष के नीचे बहुत बड़ी भीड़ के बीच में एक कृष्णवर्णीय बाउल एक गौरांगिनी के साथ नृत्य संगीत में लीन है और शरद तन्मय होकर सुन रहे हैं। मामा ने कहा, नहाना धोना और खाना नहीं होगा क्या? उत्तर मिला, वो तो रोज ही होता है। सुनो कैसी भक्ति है इनकी। हाँ, यदि ये भक्ति, ये तन्मयता मुझे मिल सके, मामा ने कहा, तो इनके दल में शामिल हो जाइए ना। काश अब ऐसा कर पाता। और पुराने जीवन की याद करके उन्होंने दीर्घ श्वास खींचा। बड़ी कठिनता से मामा लोग उनको वहां से उठाकर ला सके। भोजन करते समय शरद ने कहा, आज यहीं रहना होगा। सुना है यहाँ का वैष्णवी ग्रहण व्यापार बहुत रोचक है। कुछ धन जमा करा देने पर किसी को भी वैष्णवी मिल सकता है। एक चादर के पीछे अंगुलियों का दल इस प्रकार खड़ा कर दिया जाता है कि बस उनकी उंगली ही दिखाई देती। जिस वैष्णवी की उंगली जो पकड़ लेता, वो दोनों एक वर्ष तक एक साथ रहते हैं। क्या जितनी रोचक थी उतनी विश्वसनीय भी। इसलिए अंत में बहुत खोज करने पर पता लगा कि अब वो प्रथा जो थी पहले, वो समाप्त हो गई। लेकिन साथ ही यह भी पता लगा कि रात में यहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं। अरे बाप रे, मच्छर, मलेरिया, तब तो यहाँ रहना नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? इस समय कोई जहाज भी तो नहीं जाता, क्यों ना नाव से यात्रा की जाए, खूब मजा आएगा। मामा ने पूछा, लेकिन जाना कहाँ होगा? यहाँ भी पहुंच जाए, राजशाही तो पहुंच ही सकते हैं। बस एक नौकर तैयार की गई। लेकिन भाग्य अच्छा था कि रास्ते में गोलांदू जाने वाला जहाज मिल गया। बस सब लोग उसमें सवार हो गए। दिन भर बहुत भाग दौड़ हुई, खूब नींद आई। अगले दिन जहाज एक घाट पर जाकर ठहरा। वहाँ के जमींदार से शरद बाबू का परिचय था। बोले, सवालो वहीं चलकर चाय पियेंगे।
बहुत खोज करने पर कहीं मकान मिल सका, लेकिन दुर्भाग्य से जमींदार साहब सो रहे थे। नौकर किसी भी तरह उन्हें जगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी समय जहाज की सीटी सुनाई दी और वे दौड़े। उनके चढ़ते ही जहाज छूट गया, लेकिन चाय तो मिलनी ही चाहिए। नौकर की आवाज़ थी, बैकुंठ चाय चाय तैयार करो। लेकिन बैकुंठ को तब जवाब दे, वो तो पद्मा के किनारे दौड़ रहा था। बड़ी कठिनता से एक नाव द्वारा उसे जहाज पर लाया गया। उसने कहा, ताज़ा दूध लेने के लिए मैं गाँव में चला गया था। अब शरद बाबू कैसे उस पर क्रुद्ध होते, लेकिन कप्तान के क्रोध का पार नहीं। शरद बाबू बोले, अजी छोड़ो चाय, जाओ चाय तैयार करो। अजी उसे सीटी चुनने की फुर्सत कहाँ है, थोड़ा रसिक है बेचारा। और इसी प्रकार अनुभव प्राप्त करते हुए आखिर एक दिन वे गोलांदो पहुंच ही गए। शरद बाबू ने घोषणा की कि बस जहाज की यात्रा यहीं तक, अब यहीं से हम लोग रेल से आगे जाएंगे कलकत्ते। लेकिन अब तो कोई गाड़ी भी नहीं था। यही सोचकर दोनों मामा बाजार की सैर चले गए। आधे घंटे बाद लौटे तो पार न कहीं शरद बाबू और न नौकर चाकर। सामान का भी कुछ पता नहीं, वे स्टेशन गए कहाँ गए कुछ नहीं पता। पीछे और एक जहाज था, उसी की ओर इशारा करके खलासी ने कहा, वहाँ। दोनों मामाओं ने जब उधर देखा तो पाया कि रेलिंग के सारे खड़े होकर शरद बाबू हंस रहे हैं। पास जाने पर उन्होंने कहा, पहला जहाज एक दिन बाद जाएगा, ये भी जाने वाला है, डायमंड हार्बर होकर जाएगा, 5-6 दिन लग सकते हैं। अच्छा है, सुंदर बन देखने को मिलेगा। जहाँ जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर है, तो नदी में बड़े बड़े मगर और घड़ियाल है। शरद बाबू के मन के भीतर बैठे हुए यवन के आयावर शरत ने इन सब का इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि अंततः मामा लोगों को गाड़ी छोड़कर जहाज से जाना ही स्वीकार करना पड़ा। जहाज बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। रॉयल बंगाल टाइगर और घड़ियाल मकरमंद की आशा भी दिन कट रहे थे। इसी प्रकार चलते चलते पाया कि एक दिन वो जहाज डायमंड हार्बर पे पहुंचता है। और जैसे उनके प्राण लौटे, सुंदरबन का वह असामान्य सौंदर्य उन्हें बहुत महंगा पड़ा। इतना कि मामा को इस राज बचाते देखकर शरद बाबू स्वयं चंचल होकर के कहा, ग्रहण करना है, इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो जहाज से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। डायमंड हार्बर के बाद खिदिरपुर आने में देर नहीं लगी, लेकिन एक और मुसीबत पता लगा कि गिरीन मामा के सूटकेस में से किसी ने सभी रुपए निकाल लिए। सर ने कहा, ठीक है, जो होना था हो गया, अब हम सब लोग ने मिलकर आनंद मनाया है, तो ये हानि भी तो मिलकर बांट लेंगे। खिदिरपुर पहुंचने पर यात्री अपना अपना सामान लेकर निकलने लगे। तभी मामा लोगों ने देखा कि शरद का कहीं पता नहीं। बैकुंठ ने बताया, टाबू तो ट्राम से ही चले गए। सब सामान लेकर जब मामा लोग घर पहुंचे तो पाया कि शरद बाबू आराम कुर्सी पर लेके हुक्का गुड़गुड़ा रहे और पास ही उनका 6 दिन का संगी भेलू बड़े प्रेम से उन्हें ताकता हुआ बैठा है, जैसे कभी घर से बाहर ही नहीं निकले हो। मामा ने पूछा, इतनी जल्दी चले आए, कहकर तो आते। शरद बाबू ने शांत भाव से उत्तर दिया कि छने पर क्या तुमको मुझके आने देते। अच्छा, आप आराम करो, नहाओ धो और खाना खाओ। तो इस तरीके से है ना, प्रसंगों की कमी नहीं है। आगे देखेंगे।